भैया संभल संभल कर चलियो, और रिपटन बहुत है जा रास्ता में, कहीं रिपट ना जाइयो। और धन पैसा महल खजानो सब इतई धरो रह जाने, और संग कछु नहीं जाने। और पुरखन की जे बात है गांठ बांध कर धरियो, भैया संभल संभल कर चलियो। और माया मोह के फंद जाल से बरक बरक के चलियो, और दुनियादारी में पड़ के वो परमेश्वर को जिन बिसरियो, भैया संभल संभल के चलियो। और मात पिता और पूरा पड़ोसी सबकी सेवा करियो, और उनके आशीषन से दूधन कुल्ला करियो, भैया संभल संभल कर चलियो। अच्छी कड़वी होती है, तो लोग कभी आपको मंच से आपको तकलीफ हुई? बिल्कुल हुई। रचना सुनने के बाद भी लोग तालियां नहीं बजाते। अच्छा। हाँ, और सुन के बस चुप रह जाते हैं कि ये क्या सुना रहे हैं यहाँ पर खुले मन से, क्योंकि उन्हें जो रचना सुनते हैं वो अलग मजा देने वाली होती है। ये शब्द की रहती है, इसलिए मजा तो इसमें आता नहीं है, ये दिमाग के ऊपर ठोकर मारती है। छोटी सी घटना आपके साथ आकाशवाणी में भी हुई जी, तो मैं चाहूंगा उसका भी उल्लेख करें, क्योंकि आपकी सच्चाई को वहाँ भी नहीं स्वीकारा गया। नहीं क्या आता था वो ये था कि वो सरकारी उपक्रम है और वो लोग सरकार की नीतियों से बंधे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी कोई भी रचना नहीं सुना सकते। आपकी कड़वी रचना? हाँ, कड़वी रचना की, जिससे कि हमें हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे। तो फिर मैं वहाँ से चला आया, क्योंकि मेरे पास यथार्थ के अलावा कुछ था नहीं। और उसके बाद फिर मैंने आकाशवाणी की तरफ देखा भी नहीं, ना उन्हें मुझे बुलाया। जी नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं झांसी, बुंदेलखंड झांसी के एक ऐसे चर्चित साहित्यकार से जिनका इंटरव्यू बंजारा बीट पे पहले भी एक बार हम ले चुके हैं। चलिए मिलते हैं विजय प्रकाश सैनी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सैनी जी, आपका इंटरव्यू एक बार बंजारा बीट में पहले भी हमने दिया है, क्योंकि उसके बाद आपकी उपलब्धियां बढ़ गई हैं। आज हम आपको अपडेट करने के लिए आए हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमें अपने बारे में बताएं, कहाँ और कैसे आपका जीवन, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ शिक्षा हुई? मैं मूलतः झांसी की रहने वाला हूँ। मेरा जन्म झांसी में हुआ, मेरी पूरी शिक्षा झांसी में हुई, और मेरी सर्विस जो है वो रेलवे में थी, वो भी झांसी में हुई पूरी। कितने वर्ष दिए रेलवे को? रेलवे को मैंने 33 वर्ष दिए हैं सर। जो है सन 78 में मैं एज ए गार्ड, डायरेक्ट गार्ड पोस्ट हुआ था, और सन 13 में मैं रिटायर हुआ, 2013 में रिटायर। तब से फिर आपकी साहित्य साधना निरंतर जारी है? साहित्य से मुझे पहले से ही पढ़ने के सभी स्टूडेंट विद्यार्थी जीवन से ही साहित्य से लगाव रहा, और साहित्य में जो अच्छी चीज़ें थी, बड़े बड़े साहित्यकार थे, मैं उनको शुरू से ही अपडेट पढ़ता रहा। और बाद में मेरी नौकरी रेलवे में लगी तो मुझे उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मैं दिल्ली जाता था, लखनऊ, भोपाल, कानपुर, तो वहाँ जो साहित्य की किताबें मिलती थी और जो वहाँ बड़े बड़े प्रकाशन थे, तो मैं उनके पास से अक्सर जाता था और ले आता था किताब। आपने अपने घर में जो लाइब्रेरी बनाई है वो उसका साक्षात प्रमाण है। जी हाँ, और दिल्ली में एक संडे के दिन एक पुस्तक मेला लगता है, वो हर संडे को होता है। उस दिन संडे में दिल्ली बंद रहती है, तो फुटपाथ पे मेला लगता है, और दरियागंज से लेके लाल किले तक 7 किलोमीटर करीब का वो मेला है। उसमें किताबें ही बिकती हैं सब। तो मैं 7 किलोमीटर वहाँ दरियागंज से शुरू करके लाल किले तक पैदल पैदल किताबें ढूंढता हुआ जाता था, और जो भी काम की किताबें मिलती थी तो एक थैले 2 थैले भर के मैं लाता था किताबें, और फिर घर में आपको धीरे धीरे उनको पढ़ता था। सैनी साहब, जैसा कि मुझे जानकारी है कि आपकी जो रचनाएं हैं वो सत्य के इर्द गिर्द घूमती है, तो हम चाहेंगे कि आगे बढ़ने से पहले आप अपना कोई ऐसी रचना जो लोकप्रिय हो और जिसकी वजह से सैनी जी को आज लोग पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि ये रचना वो जरूर सुनाएं, उसका उल्लेख कीजिए। रचनाएं तो मेरी कई हैं, जो और मेरी अधिकतर रचनाएं ही सत्य है, क्योंकि जो यथार्थ है मैं यथार्थ लिखता हूँ। वो यथार्थ में उसके पहले मैं एक कृष्ण बिहारी नूर बहुत बड़े शायर हुए लखनऊ के, मैं उनका एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि उनने एक शेर में लिखा है कि सच घटे तो सच नहीं रहता, और सच बढ़े तो सच नहीं रहता।
और झूठ की कोई इंतहा नहीं। तो सच को आप ना घटा सकते हैं, सच को ना आप बढ़ा सकते हैं। सच को आप जैसा है वैसा ही रखें, तभी वो सच रहेगा। तो जैसा मैंने देखा और वैसा ही मैंने लिखा, उसको ना मैं घटा पाया ना मैं बढ़ा पाया। और जो मैंने किताब मेरी एक पब्लिश हुई है, उसका नाम भी मैंने यही लिखा है कि मैं कहता आंखन देखी। मेरी आंखों ने जो देखा, नंगी आंखों ने। उस किताब को हमारे दर्शकों को दिखाई थी। तो ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई आपकी, कौन सी सन में? 24 में हुई है। 24 में। हाँ। तो इस पुस्तक में आपकी किस तरह की जो रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण, उनमें से एक रचना की कुछ पंक्तियां शेयर करें। जी, सबके अपने अपने झंडे हैं, सबके अपने अपने झंडे हैं, वो अपना अपना नारा है। और कौन है आज यहाँ जो कहे हिंदुस्तान हमारा है। एकता और अखंडता की बात पर अनेकता और अखंडता है आजकल, और सुनहरे सपनों के जाल में फंस गया हर आदमी। हकीकत कब तक छुपाई जाएगी, क्या ये भूमि फिर से रंगी जाएगी। राम रहीम के पैगाम कहाँ गए, और गुरु की वाणी को लोग क्यों भूल गए, और हम अपना ही दामन जला रहे हैं, ये कैसी होली मना रहे हैं। जागो, देखो, आगे बढ़ो, पहचानो, क्या ये वही देश है जहाँ गंगा जमुना बहती है, जहाँ नानक कबीर की वाणी गूंजती है, जहाँ मंदिरों से संघ की ध्वनि गूंजती है, जहाँ मस्जिदों से अजान की आवाज आती है। भेदभाव भुलाकर एक हो जाओ, वरना पछताओगे, क्या पुराना इतिहास फिर से दोहराओगे। सेन साहब, आपकी रचनाओं के चलते कहाँ कहाँ आपकी रचनाओं को आपने काव्य पाठ के रूप में मंच पर पढ़ा? मैंने जो झांसी में कई जो कवि सम्मेलन गोष्ठियाँ हुई हैं वहाँ तो पढ़ी है। उसके अलावा मैं ललितपुर गया था, पृथ्वीपुर गया, मौट गया, तो वहाँ पर भी जो कवि सम्मेलन हुए उसमें भी मैंने रचनाओं का पाठ करा। भोपाल भी गया और लखनऊ में भी एक जगह एक बार मैं गया, भोपाल में 2-3 बार गया, उसके बाद ललितपुर में गया, मौट, पृथ्वीपुर, लगभग बुंदेलखंड में करीब जाना हुआ। जी जी। सही साहब, जैसे कि आपकी रचनाओं में सच्चाई और ज़्यादा रिपोर्ट होती है, तो सच्चाई कड़वी होती है, तो लोग कभी आपको मंच से आपको तकलीफ हुई? बिल्कुल हुई। रचना सुनने के बाद भी लोग तालियां नहीं बजाते। अच्छा। हाँ, और सुन के बस चुप रह जाते हैं कि ये क्या सुना रहे हैं यहाँ पर खुले मन से, क्योंकि उन्हें जो रचना सुनते हैं वो अलग मजा देने वाली होती है। ये शब्द की रहती है, इसलिए मजा तो इसमें आता नहीं है। ये दिमाग के ऊपर ठोकर मारती है, और दिमाग को वो जो कहती हैं वो जनरली वो प्रदर्शित नहीं करते कि उनको कैसा लग रहा है। मतलब ये है कि दर्शक भी इन दिनों सच न सुनने का आदी हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आप सच कह रहे हैं कि सच नहीं सुनना चाहते। आप अगर यहाँ वहाँ की कहो तो उन्हें मजा आता है, फिर वो तालियां भी बजाएंगे, सब कहेंगे, लेकिन सच नहीं सुनेंगे। आपने अभी बातचीत में बताया था कि इस तरह की एक छोटी सी घटना आपके साथ आकाशवाणी में भी हुई जी। तो मैं चाहूंगा उसका भी उल्लेख करें, क्योंकि आपकी सच्चाई को वहाँ भी नहीं स्वीकारा गया। नहीं, क्या था वो ये था कि वो सरकारी उपक्रम है और वो लोग सरकार की नीतियों से बंधे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी कोई भी रचना नहीं सुना सकते। आपकी कड़वी रचना? हाँ, कड़वी रचना की, जिससे कि हमें हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे। तो फिर मैं वहाँ से चला आया, क्योंकि मेरे पास यथार्थ के अलावा कुछ था नहीं। और उसके बाद फिर मैंने आकाशवाणी की तरफ देखा भी नहीं, ना उन्हें मुझे बुलाया। जी हाँ। सही साहब, आपकी जो रचनाएं हैं, जो जितनी भी रचनाएं हैं, उनमें एक रचना ऐसी भी होती है जो आपकी मुख्य पहचान बन जाती है, वो उसकी कुछ पंक्तियां आप सुना सकेंगे? बिल्कुल। एक ये रचना मैंने कई बार सुनाई और ये लोगों को अच्छी लगी कि आजकल के माहौल की है, और एक संदेश है इसमें जी कि संबंधों को जलाए रखना और दुआ सलाम बनाए रखना, और सब तो लुट गया आज के दौर में, ज़मीर को किसी तरह बचाए रखना। और छाया अंधेरा चारों ओर है, और पता चलता नहीं कौन किस ओर है, प्यार की लो तो जलाए रखना, एक आस तो बनाए रखना, और हर चीज बिकाऊ नहीं होती, ये खरीदारों को बताए रखना, और संबंधों को जलाए रखना। ये रचना मैंने जहाँ भी पढ़ी तो इस पे लोगों ने अच्छा कमेंट करा, अच्छी प्रतिक्रिया मिली। और ये दूसरी रचना है जो भी उस सबके करीब है, और जो भी लोगों को अच्छी लगी। जो देख रहे हैं वो कह नहीं सकते, जो देख रहे हैं वो कह नहीं सकते,
कितने सहमे हैं हम लोग, वो पहले भी बिके थे, वो आज भी बिक रहे हैं। कितने सस्ते हैं हम लोग, और जैसा चाहें वैसा हमारा उपयोग कीजिए, बड़े उपयोगी हैं हम लोग। और 100 जुर्म सहकर भी उफ ना करेंगे, जुर्म सहने की आदी है हम लोग। और कुछ मत करिए, बस ख्वाब दिखाइए, ख्वाब देखने की आदी है हम लोग। और जो देख रहे हैं वो कह नहीं सकते कितने सहमे हैं हम लोग। सही साहब, आपकी सच्चाई की वजह से आपके व्यवहारिक जिंदगी में भी मुश्किल आई होंगी, लेकिन कार्यशैली रेलवे में चूंकि आप रहे हैं, वहाँ भी आपके सत्य को स्वीकारा नहीं जाता होगा। तो क्या है, कैसे मैनेज किया? क्या है कि भगवान सब जानता है, और मेरे जीवन में मुझे इसका बड़ा अनुभव है कि मुझे ऐसी कोई भगवान ने नौकरी दी जिसमें मुझे अकेला रहना था, तो मैं अकेला रहा। मुझे पब्लिक डीलिंग नहीं थी, और पब्लिक डीलिंग नहीं थी तो मुझे बड़ी सुकून की जिंदगी रही। गार्ड का डिब्बा अलग रहता है, उस पर कोई अलाउ भी नहीं रहता है। और अगर कोई जबरदस्ती चल जाए तो उसको फर्स्ट क्लास का किराया चार्ज होता है फाइल में। अच्छा। इसलिए जिसको आप अलाउ करते वही आता है, और बाकी नहीं आता है। और जिसको मैं अलाउ करूंगा जो आएगा तो वो अपने आप हमारी सुनेगा, वो अपनी नहीं कहेगा। रेलवे के स्टाफ चलते रहते हैं। जी जी। तो मैंने रेलवे पीरियड में अपनी जो कविताएं वो दूर रखा, क्योंकि रेलवे का माहौल साहित्यिक नहीं है। और बिहारी का एक दोहा है कि कर ले सूंग सराय के और सब रह गए मौन, कर ले और सूंग और सराय, बहुत बढ़िया, और सब रह गए मौन, वो गंदी अंध गुलाब को गवई गाहक को। तो रेलवे में साहित्य का माहौल नहीं है, इसलिए मैं साहित्य की बातें वहाँ करते ही नहीं था। और रिटायरमेंट के बाद आपका उन्माद बढ़ा? रिटायरमेंट के बाद मैं फिर पब्लिक में आया। मैं अपनी लिखता पढ़ता तो रहता था, लेकिन मैं सुनाता नहीं था, क्योंकि वहाँ माहौल नहीं था। और जब मुझे फुर्सत मिली वहाँ से, और फिर मैं 13 में मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद का महामंत्री डिप्यूट किया गया। और उसके बाद फिर मैंने साहित्य परिषद का ज्वाइन करने के बाद मैंने अपने घर पे ही उसकी गोष्ठियाँ शुरू करी, और धीरे धीरे वो गोष्ठी आज 150 गोष्ठी में कर चुका हूँ। और झांसी के सब साहित्यकार आते हैं, सब नामचीन साहित्यकार उसमें आते हैं, कुंभ मेला की तरह। और इसका भी मेरा उद्देश्य केवल साहित्य सेवा से ही रहा कि हर एक को एक मंच मिले, और जो भी लिखता है उसको मंच से वो उसको पढ़े और 4 लोग उसको सुने। इसी उद्देश्य से मैंने उसको करा, और आज भी भगवान की दया से वो चालू है। सही साहब, एक बड़ा, चूंकि आप सत्य के की प्रतिध्वनि आपके से देखी जाती है, बहुत सारे साहित्यिक चोर भी हो गए हैं आजकल, रचनाओं की चोरी का सिलसिला बढ़ रहा है। नहीं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे रचना? लेकिन वो आपका अल्पकालिक रहता है, क्योंकि कोई भी प्रसिद्धि मिलती है। ऐसा होता है, हो रहा है? हाँ, हो रहा है। और हमारी झांसी में भी हो रहा है। झांसी में भी हो रहा है, और ये बहुत पहले से हो रहा है। साहित्य क्षेत्र में आप देखेंगे तो बहुत पहले से हो रहा है, ये अभी से नहीं होना शुरू हुआ, लेकिन अब इसकी तादाद बढ़ गई है। अब सोशल मीडिया की स्पीड ज्यादा है। लेकिन ये चोरी की स्थिति तो बहुत पहले से है साहित्य में। मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ, 50 साल से मैंने साहित्य को देखा है। तो पहले भी लोग करते थे। आजकल एक नज्म बहुत फेमस हो रही है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। हाँ, है ना? हाँ। तो ये तुम्हारी दौलत नई नई है, इसको भी, इसकी थीम को, जो इसकी ट्यून है, इसको भी लिया गया है। जो बोतीनाथ मिश्रा हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनका एक गीत था, और उस गीत को शब्दों में फिर बदल करके इसको बनाया गया। तो ये आंशिक चोरी तो ये भी है। हाँ, मतलब अगर किसी में हेर फेर करके, हाँ, हेर फेर करके उसके शब्दों को थोड़ा हटा फूके, और बाकी ट्यूनिंग उसका चोरी तो चोरी ही है। वही है। तो आजकल ये पहले से भी चल रहा है, और आज भी चल रहा है। और अब इजी इसलिए हो गया कि मोबाइल में लोग कवियाँ डालते हैं, और लोग उसको पढ़ लेते हैं, और थोड़ा हेर फेर करके या डायरी करके उसको अपने सुनाने लगते हैं, और उनको तत्कालिक वाई तो मिल जाती है, नहीं बाद में भी उन्हें अपमानित भी होना पड़ता है। इसलिए जो भी हो, जैसी भी हो, अपनी हो, तो अपनी सुनाइए। आप प्रशंसा मिले ना मिले, लेकिन आपको ये संतुष्टि रहेगी कि आपने जो सुनाई वो आपकी थी, और भविष्य में आपके ऊपर कोई इस तरह के इल्जाम भी नहीं लगा पाएगा, क्योंकि जब आपकी रहेगी। ये बड़े शर्मनाक इल्जाम होते हैं ये। लेकिन आजकल इतने बेशर्म लोग हो गए हैं कि उनको फर्क पड़ता नहीं है। वो जानते हैं कि इतनी जल्दी लोग आजकल भूलने लगे हैं, और 5-10 साल बाद लोग इसको भूल जाएंगे, और फिर उन्हें उसमें आ जाएंगे।
तो लोग इसका भी फायदा उठा रहे हैं। अब पहले लोगों को जो था यादें बहुत अच्छी थी, याददाश्त लोगों की, तो लोग पुरानी बातों को आज तक याद रखे। लेकिन आजकल इतना फास्ट जमाना आ गया है कि लोग 5 साल पुरानी बात को याद नहीं रखते, इतना ज्यादा उसके दिमाग को बढ़ जाता है कि वो डिलीट होता जाता है पुराना सब, वो नया बढ़ता जाता है। तो उस चक्कर में ये लोग बच भी जाते हैं बहुत से लोग। और लेकिन चोरी चोरी है, चोरी से आदमी को खुद गिलानी होती है, और अपमानित समाज के सामने जब पकड़ता है तो उसको अपमान भी सहना पड़ता है। तो ऐसा मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। सैनी जी, आपकी साहित्य यात्रा काफ़ी लंबी 2013 से तो अब निरंतर जारी हुई है, कहाँ कहाँ आपको सम्मानित किया गया? मेरे ख्याल बुंदेलखंड में हर जगह मुझे सम्मानित करा गया, और ये देखो जो सर्टिफिकेट रखे उसके प्रमाण हैं। जितनी भी संस्थाएं बुंदेलखंड में चल रही हैं, ललितपुर में, ग्वालियर में, मौट में, समथर में, टीकमगढ़ में, झांसी में, ये हर सम्मान मुझे मिला है करीब करीब। और हर जगह मेरी कविताओं की प्रशंसा लोगों ने करी है, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों को सत्य भी अच्छा लगता है, कुछ लोगों को यथार्थ भी अच्छा लगता है, तो हर तरह मुझे कहीं ना कहीं लोगों ने नोटिस करा है मुझे। ऐसा भी जानकारी मिली है कि सम्मानों की भी खरीद फरोख्त होती है, क्या ऐसा आपको जानकारी है? बिल्कुल है, सम्मान की खरीद फरोख्त होती है। और आजकल तो ऑनलाइन में आप देखेंगे मोबाइल में, तो सीधा सीधा वो लिख रहे हैं कि आप हमें इतने पैसे भेजिए, हम आपको सम्मानित करेंगे, और लोग पैसे भेजते हैं, उनको वहाँ बुला के सम्मानित किया जाता है। तो सीधी सीधी बात है, वो जो किसी से छुपी नहीं है। आप मोबाइल में उठाइए, साहित्य की जितनी संस्थाएं चल रही हैं, ये सब आपकी कविताएं भी छाप रही हैं, चाहे वो इस स्तर की हो या ना हो, वो आपको सम्मानित भी कर रही हैं। आजकल एक ट्रेंड चल गया ऑनलाइन कवि गोष्ठी का, और ऑनलाइन कवि गोष्ठी कविता के लिए मजाक है, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं होता। और उसमें होता क्या है कि संस्थाएं खोल रखी हैं, वो कवि आजकल हर 2 आदमी में से 1 आदमी कवि है, 4 आदमी में 1 आदमी कवि है। वो चाहता है कि मेरा नाम हो, तो वो उन संस्थाओं से जुड़ जाता है। जो उनसे जुड़ गया, उसने कविता जैसी भी सुनाई हो, लेकिन दूसरे दिन उसका सम्मान पत्र आ जाता है, और उसका कोई स्तर देखने वाला नहीं है, जांचने वाला नहीं है। आपने उसमें ज्वाइन कर लिया, आपको वो दे दिया उन्होंने, और बाद में फिर वो दूसरा क्या करते हैं, पहले आपको इस तरह इनवाइट करते हैं, बाद में वो कहते हैं हम काव्य संग्रह निकाल रहे हैं, आप अपनी कविताएं भेजिए। तो लोग कविताएं भेज देते हैं, तो वो कहते हैं 1000 रुपये संग्रह भेजना, आप सहयोग राशि है। तो वो एक तरह से लेन देन है कि आप इस हाथ से दीजिए, उस हाथ से सम्मान लीजिए। तो सम्मानों का वैल्यू दिन ब दिन गिरती जा रही है, और जो उनका एक वजन रहता था, अब कोई वजन नहीं रहा, अब वो रद्दी के समान हो गए हैं। और बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं उनकी तब नोटिस ही नहीं करते, क्योंकि आपकी कोई किताब छपी नहीं, आपने कहीं कुछ लिखा नहीं, लेखन में ऐसा किसी ने समीक्षा करा नहीं, और सम्मान आपके पास 50 है। तो बिना किताब लेखन करे, बिना किताब करे, बिना किसी साहित्यकार की समीक्षा करे, आप 50 सम्मान मिल गए आपको, तो ये अपने आप में आदमी संतुष्ट होने, लेकिन वैसे उसकी साहित्यिक वैल्यू कुछ नहीं है। सैनी साहब, आपके लेखन के अलावा तब से जब से आपने शुरुआत की जीवन की और अब तक ऐसे कौन से शौक हैं जो और भी छुपे छुपे हमारे शौक? मेरे 2 शौक बहुत अच्छे रहे हैं, शुरू से रहे हैं। एक तो गार्डनिंग, मेरा खुद का घर का बगीचा है, और हम लोगों की ये जहाँ पर मसीहागंज में अपन बैठे हैं, पहले ये खेत थे हमारे। तो खेत में क्या था कि यहाँ खेती होती थी, तो हम लोग बचपन से ही हमें उस दायरे से गुजरे हैं, और हम लोग इधर जानवर भी पले थे, 2-3 गाय थी, 2-3 भैंसें थी, तो नेचर को बहुत करीब से देखा है हम लोग। और यहीं पर पहले बैलों से दाएं होती थी, तो हम लोग 1-1 महीने यहीं पर रहते थे, दाएं करवाते थे। तो प्रकृति से मैं बचपन से ही जुड़ा रहा, और वो शौक मुझे आज तक है। उसके बाद जब मैं 13 में रिटायर हुआ, और बगीचा तो हम लोगों का शुरू से था, तो मैंने फिर नए नए पेड़ लगवाए उसमें। आज सब फलों के पेड़ हैं उसमें, और जितने भी सीजन के जो फूल आते हैं, विंटर सीजन के, समर सीजन के, वो पौध वगैरह मैं लाके खुद लगाता हूँ। और चूंकि मैं माली हूँ, तो मुझे माली रखने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही मालीगिरी करता हूँ। और मेरा अधिकतर टाइम अब बगीचे में निकलता है। मैं सुबह 7 बजे जाता हूँ, जाड़ों में, गर्मियों में तो 5 बजे चला। ये भी एक तरीके का सृजन है, और उससे बड़ा आनंद मिलता है। मैं छोटे से पेड़ लाके जब उन्हें बड़ा होकर और फूल जब वो देते हैं, तो मुझे असीम आनंद की अनुभूति होती है। और
अभी भी जब आपका फोन आया तो मैं गार्डन में ही था और उन्हीं की सेवा कर रहा था। अभी मैंने कही कोई जल्दी जल्दी करो, खरे साहब आने वाले। सैनी साहब, आपका पारिवारिक परिचय भी संक्षिप्त में बताइए। पारिवारिक परिचय मेरा ये है कि मेरे 4 बच्चे हैं, उसमें 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। लड़कियां दोनों बड़ी हैं और लड़के दोनों छोटे हैं लड़कियों से। चारों की शादी हो गई है, चारों के बच्चे हैं। मैं दादा भी हूँ, नाना भी हूँ, मामा भी हूँ, सब है। और मेरी एक बहन थी तो उसके बच्चे हैं, तो वो भांजिया भी है, भांजे भी हैं, तो भरा पूरा परिवार। मेरे 2 भाई थे, वो दोनों अब एक्सपायर हो गए हैं और उनके भी भतीजे वगैरह हैं। तो मेरे 10 भतीजे हैं, वो सब झांसी में रहते हैं, वो सब मुझे पूरा हालचाल लेते रहते हैं। सैनी साहब, एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण कि आपका साहित्यिक जो यात्रा है ये बड़ी लंबी और अलौकिक है। इसका उत्तराधिकार कोई है, बनने को तैयार हुआ? हाँ, इसके जो है मेरा एक भतीजा है, वो उसको साहित्य से प्रेम है, क्योंकि हम भी पढ़ते थे, हमारे भाई साहब को भी बहुत शौक था, वो भी पढ़ते हैं। तो मेरा भतीजा जो है वो भी उसमें रुचि है। और मेरी जो बड़ी लड़की है वो अक्सर मुझे मोबाइल पे फोन करती, पापा अपनी कविता सुनाओ और वो सुनाओ। जब भी वो यहाँ रुचि लेती है और जब भी आती है तो मैं 2-4 किताबें उसको देता है तो वो पढ़ के बताती है, पापा बहुत अच्छी किताब थी, और उसको भी रुचि है। और जो अभी नई पीढ़ी पढ़ रही है उनको भी मैं इस तरह रुचि देखता हूँ, मोटिवेट करते हैं। और उसके अलावा मेरा एक निश्चय है कि जब तक ये हाथ पे चलना है, जब तक ये सब है, उसके बाद में जो कोई योग साहित्यकार मिलेगा या लाइब्रेरी मिलेगी तो मैं उसमें डोनेट कर दूंगा ये किताब। हाँ, किताबों की सुरक्षा भी रहेगी, सुरक्षा और आने वाली पीढ़ी को लाभ भी मिलेगा। उस उद्देश्य से मैं डोनेट, अभी रामनाथ शर्मा जी ने, मैं उनके अक्सर जाता रहा, रामनाथ शर्मा जी के यहाँ, उनका बड़ा प्रेम था। ये जो किताब है मैं कहता कर, उसमें उनने इस किताब के बारे में समीक्षा भी लिखी है। हाँ, तो वो मैं चाहूंगा, हाँ आप अपनी बात पूरी। वो कह रहे थे कि सैनी मैंने लिखना बंद कर दिया है, कहते समीक्षा लिखने में बड़ी कठिनाई है। जो आपके पास आया कि भाई साहब इसमें तुम लिख दीजिए, तो इस उद्देश्य से आता है कि आप उसके लिए अच्छा लिखे। अब मुझे वो अच्छी नहीं लग रही लेकिन मुझे लिखना पड़ रहा, मजबूरी में। तो शर्मा जी के शब्द मेरे समझ में तो आए, लेकिन भाई साहब ने कि हम भी उसी के लिए आए, के लिए सैनी मैंने बंद कर दिया। अब इतनी उम्र हो गई है, अब मैं सच्चा झूठा लिख तो उनका स्वर्गवास हो गया। तो जब ये किताब थी, जब वो थी, तो मैं अब सच्चा झूठा लिखता नहीं हूँ। तो मैंने भाई साहब पढ़ रहा, और जो भी आपके समझ में आया आप बुरे लिखो, अच्छा लिखो, जो आपको अच्छा लगे आप वो लिखो, मैं आपको इसके लिए वो नहीं करूँगा। वैसे भी आप तो सत्य के तो फिर बोलने की अच्छा तुम लग जाओ, मैं देखता हूँ। फिर मैं जब 15-20 दिन बाद उनके पास गया तो नहीं सैनी मैंने लिख दिया है, तो ये मेरी खुशी की बात है कि उनने मेरे लिए लिखा। और ये किताब जो लोग पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे कैसा उन्होंने क्या लिखा मेरे लिए। सैनी जी, आपकी जो ये साहित्यिक यात्रा है, ये झांसी में किन्होंने सबसे ज्यादा प्रमोट की है? क्योंकि साहित्यिक रुझान तो मुझे शुरू से था, क्योंकि आपकी बहुत सारी लेकिन साझा संकलन में भी रचा है। लेकिन क्या है कि मुझे कृष्ण बिहारी श्रीवास्तव शाखा जी का सहयोग ज्यादा मिला और उनने मुझे प्रेरित करा। मेरा पहला काव्य कलश में जो कविताएं छपी तो वो समय उनका वो निकल रहा था, वो काव्य कलश का 3रा अंक था और उसके कर्ता धर्ता ओम शरण अत्री जी थे, जो बहुत बड़े कवि थे, जिनकी 20 किताबें इंग्लिश में निकली और 20-25 हिंदी में निकली, और करेरा में वो प्रिंसिपल थे। तो वो उसके देखते थे कि कविता इस तरह की है कि नहीं है, तो वो लेते थे, नहीं तो नहीं लेते। तो सखा जी जो मेरे बड़े भाई के समान है, उन्हें मुझे बेहतर सैनी तुम इतना लिखते हो, तुम कविताएं दो, तो मैं अत्री जी को दिखाऊंगा। अगर उन्होंने कहा कि ठीक है, अप्रूव कर दी तो वो छप जाएगी। तो मैंने भी वो 10 कविताएं पहले जो काव्य कलश का 3रा अंक है उसमें है, वो मैंने दी। तो अत्री जी ने मुझे फोन करा, मोबाइल करा उस समय कि सैनी मैंने तुम्हारी कविता देखी है, तुम आगे मुझसे मिलो। तो मुझे थोड़ी सी आशा हुई। तो फिर जब मैं गाड़ी से वापस आया, फिर मैं जा रहा था उस समय वर्किंग में था मैं, तब मैं लौट के आया, उनसे मिला, तो उन्हें कि तुम्हारी कविता ठीक है लेकिन कुछ जो उनने संशोधन होना चाहिए, तो उन्हें संशोधन करके, तो उससे मुझे आंतरिक बल मिला है। और फिर तो 4th, 5वें, 6वें, 8वां अंक है, सब में मेरी कविताएं चल रही है, बराबर आ रही है। सैनी जी, 2026
शुरू हो गया है। नए साल में अब आप क्या नया धमाका करने वाले हैं? नए साल में मेरी एक नई किताब आ रही है जी। उसका शीर्षक है इतने झूठे हम कभी ना थे। इतने झूठे हम कभी ना थे। हाँ, आज का जो बावड़ चल रहा है सबको मालूम है जी। और सब ये महसूस भी करते हैं कि इतना लोग कुछ अभी कह गए और बाद में कहते हैं हमने ऐसा कहा नहीं था। पलट जाते हैं। पलट जाते हैं। पहले ये नहीं था, पहले तो ये था कि जवान की कीमत होती थी। हम किसी को जुबान दे देंगे तो निभाने में जान दे देंगे। नहीं अब क्या है, अब तो सब बदल गया। तो हम चाहेंगे उस पुस्तक की जो तैयारी है आपकी हो रही है या प्रेस में गई हुई है, अगर कोई रचना आपको याद आती हो उसकी कुछ पंक्तियां आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जो नई किताब आ रही है इतने झूठे हम कभी ना थे, उसमें ये रचना भी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ कि दीनों की अवहेलना करके दीनानाथ को रिझा रहे और दीनहीन तो भूखा फिर रहा और दीनानाथ को माल पुए चढ़ा रहे और इनकी दशा की फिक्र नहीं है, इनकी दशा की फिक्र नहीं है, उनकी महिमा गा रहे हो और उनकी महिमा तो जग जाए वो किसको क्या सुना रहे हो। और कल्याण चाहते हो तो इनकी सोचो, इनके दुख दारिद्र को देखो और भगवान कृष्ण के जीवन से कुछ सीखो, आगे बढ़कर इनके आंसू पहुंचो और यूं ना व्यर्थ में समय गवाओ, इनकी सेवा में लग जाओ और जीवन अपना सफल बनाओ और बड़ी बड़ी बातों में ना उलझो, छोटे छोटे काम करते जाओ और दीनानाथ को खुश करना है तो तीनों को तुम गले लगाओ, तीनों को तुम गले लगाओ। हाँ, बुंदेलखंड है, वो बुंदेलखंड में लिखा भी है, लेकिन बुंदेली भाषा क्योंकि हमारे शुरू बचपन से ही हमारे घर में खड़ी बोली चलती रही और गांव को हम लोगों ने बिलोंग नहीं करा, इसलिए बुंदेली की जड़ें नहीं जम पाई। और जो बुंदेली हम बोलते हैं वो बनावटी टाइप की बुंदेली है, असली बुंदेली नहीं है, इसलिए मेरी अधिकतर रचना तो हिंदी में ही है। भैया समर समर का चलियो और लिप्टन बहुत है जा रास्ता में कहीं निपट ना चाहिए और धन पैसा महल खजानो सब इतई धरो रह जाने और संग कछु नहीं जाने और पुरखन की जे बात है गांठ बांध कर धरियो भैया समर समर कर चलियो और माया मोह के फंद जाल से बरक बरक के चलियो और दुनियादारी में पड़ के वो परमेश्वर को जिन बिसरियो भैया समर समर के चलियो और मात पिता और पूरा पड़ोसी सबकी सेवा करियो और उनके आशीषन से दूधन कुल्ला करियो भैया समझ समझ कर चलियो और बेजुबा पशु पक्षिन को दाना पानी दियो और पेड़न पौधन की सेवा करके जीवन में सुख पाइयो भैया धरती माँ को हरो भरो तुम करियो और ई माटी में जन्म भरो और ई माटी में मर गए और ई माटी के कर्ज चुके ना 7 जन्म तुम लियो हमको बारो भैया जान के अमूरी पकड़े रहियो भैया समझ समझ के चलिए भैया समझ। सैन साहब, जैसा कि आप जानते हैं पिछले 5 साल से बंजारा बीट चल रहा है और आप तो हमारे शुरुआती दौर में जुड़े रहे, तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपने तरीके से कोई संदेश दें। हाँ, बंजारा बीट बहुत अच्छा चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि खरे साहब की ये कोशिश बहुत सफल हो रही है तो साहित्यकारों में इसका बड़ा सम्मान भी वो करते हैं कि छोटी छोटी जगह पे बहुत साहित्यकार है जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन उनको इतना ना तो उन पे इतना साधन है कि उनकी कविताएं बाहर निकले, दूरी की वजह से वंचित रह जाते हैं वो। तो अभी खरे साहब ने बंजारा बीट के माध्यम से कई लोगों का इंटरव्यू साक्षात्कार किया जिसमें हमें अच्छे अच्छे कवियों को सुनने को मिला और उससे बड़ी प्रसन्नता हुई और उनके बारे में हमें जाना समझा, उनके साहित्य को समझा पढ़ा सुना। तो आगे भी उनकी कोई ये कोशिश रहे, मेरा ये उनसे अनुरोध है कि वो और भी अपने बुंदेलखंड में कई गांव देहातों में इतने अच्छे कवि हैं और बुंदेली लिख रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं और रति भानु का जो लिधौरा के हैं और उनकी कविता BA में कोर्स में लगी है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में। उमा शंकर खरे हैं, डॉक्टर पृथ्वीपुर वाले और डॉक्टर महेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, इतनी अच्छी बुंदेली लिख रहे हैं। डॉक्टर विश्वलता मिश्र झांसी की इतनी अच्छी बुंदेली लिख रही हैं। डॉक्टर प्रताप नारायण दुबे जी, उनको मैथिली संस्कृत पुरस्कार से भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदी संस्थान ने विभूषित किया।
तो ये इतनी अच्छी बुंदेली लिख रहा है और बुंदेली में बड़े काम हो रहे हैं और अब तो बुंदेली की कई संस्थाएं हैं जो बुंदेली को बड़ा प्रोत्साहित दे रही हैं। और मैं चाहूँगा हिंदी बुंदेली इन सबको बंजारा गीत इन पर ध्यान दें और इनके साहित्यकारों का और जो भी समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, साहित्यिक काम कर रहे हैं या जो मजदूरों के उसमें काम कर रहे हैं, श्रमजीवी लोगों के में काम कर रहे हैं, उन सबको आगे बढ़ाए। और हम सब लोगों की बुंदेलखंड वालों की ये आशा है कि हमारा बुंदेलखंड प्रांत बने जिसमें भारत बुंदेलखंड की संस्कृति, बुंदेलखंड का इतिहास, बुंदेलखंड की कहावतें, लोककृतियाँ और बुंदेलखंड के तुलसीदास जो ईश्वरी है, बुंदेलखंड में तुलसी ईश्वरी ने इतना अच्छा बुंदेली में इतनी अपनी फागों के माध्यम से कितने संदेश दिए और ईश्वरी के बारे में काम हो, उनके साहित्य का काम हो और उसके काम को और हम पूरे हिंदुस्तान में वो बाहर फैलाएं, ये मुझे आशा है। और इसमें वो अपना जो भी सहयोग बंजारा बीट के माध्यम से देना चाहें दें। जय बुंदेलखंड। तो ये थे विजय प्रकाश सैनी जी जो अपनी साहित्यिक यात्रा को बंजारा बीट के साथ खुले मन से शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए सैनी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भैया खरे साहब जी, आपका बहुत बहुत आभार। तुम अमृत की खोज में लगे रहे, लोग जहर पी के अमर हो गए और सच के बड़े हिमायती बनते थे, आज भरे समाज में तन्हा हो गए। और वक्त के साथ लोग भी बदल गए और नेकी करने वाले गुमशुदा हो गए। और तुम्हारे सच बोलने से क्या होगा विजय, और लोग तो झूठ के दीवाने हो गए। और रिश्ते, नाते, प्यार, जज्बात सब झूठे हो गए और एक दूसरे को झूठा कहते सब झूठमय हो गए। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।